Hello, once again, welcome to our YouTube channel that is Learn with Us Free Education for All। आज की इस क्लिप में हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड हम इसमें जाएंगे लोअर टू हायर लेवल की तरफ। पहले 2 से 3 क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे जो मोस्टली सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, डिफेंस के एग्जाम्स हो गए लाइक सीडीएस, एफकेट, इन सब में पूछे जाते हैं। एंड जो बाकी आगे आने वाले क्वेश्चंस है आप खुद देखिएगा उनका लेवल क्या है, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का हमारे साथ। तो चलिए अब हम फटाफट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So the first question on your screen is, from which historical work were the words Satyamev Jayate appearing under the national emblem taken? ये जो वर्ड सत्यमेव जयते है ये कौन से हिस्टोरिकल वर्क से लिया गया है? ऑप्शंस आर ऋग्वेदा, बी भागवत गीता, सी रामायण एंड डी मुंडका उपनिषद। तो मैंने जैसे कि कहा कि वन लाइनर है तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो जो मेरा सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये मेरा लिया गया है, दैट इज फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। चलिए now we'll move to the next question. Next question on your screen is, which one of the following high courts has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Island? मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर कौन से हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है? आपको पता होगा जो हमारे आइलैंड्स हैं लाइक लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो इन सब के जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है अलग अलग हाई कोर्ट्स में बांटे गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। ऑप्शंस आर कैलकाटा, आंध्र प्रदेश, मद्रास एंड उड़ीसा। सो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पॉज करके, एंड नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा यस इट इज कैलकाटा हाई कोर्ट। जो मेरा कैलकाटा हाई कोर्ट है उसके पास है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कैलकाटा हाई कोर्ट से रिलेटेड, दैट इज ये जो मेरी कैलकाटा हाई कोर्ट है ना, इट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। और ये स्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 में, अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ट्राई कीजिएगा कि आप बाकी जो हमारे आइलैंड्स हैं, जो भी ऐसे जिनके अलग अलग जगह टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो आप एक बार देखने का ट्राई कीजिएगा। चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, under which among the given circumstances the governor can reserve a state bill for the consideration of president? ए एंड यहाँ पर चार अलग अलग कंडीशंस देके रखे हैं, दैट इज इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स, it is opposed to the directive principle of state policy, if it endangers the position of the state high court, and if it is dealing with the compulsory acquisition of property under Article 31A. And options are 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, and 1, 3, 4। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है, कोई अगर कोई बिल पास करता है तो उसको गवर्नर से एसेंट लेना पड़ता है। या तो गवर्नर हाँ भरेगा, या उसको रिटर्न कर देता है, या फिर इस बिल को रिजर्व कर लेगा, या फिर इसको भेज देगा प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के ऊपर। अब यहाँ पर जो हमें पूछा गया है उसकी कंडीशन पूछी कि अगर कोई प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए कोई बिल को गवर्नर भेजता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगी तभी भेज पाता है। तो सबसे पहले यहाँ जो चार अलग अलग इन्होंने कंडीशंस दिए उसको समझते हैं। इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स, अब यहाँ पर जो वर्ड अल्ट्रा वायर्स है ना उसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी लीगल पावर से बढ़कर 2 कदम आगे चलने की कोशिश करती है, उस टाइम पे जो गवर्नर है ना वो पहले बोल देता है नहीं भाई रुको, इतना ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो एक ये कंडीशन है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट अपना मतलब अपनी पावर दिखाने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें कर लेंगे जो उनकी लीगल पावर के हाथ से ज्यादा है। नाउ द सेकंड इज, इफ इट इज अपोज टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑब्वियस बात है, डीपीएसपी बनाया ही इसलिए गया था कि जो स्टेट के लोग हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। अगर कोई रूल ऐसा बना देते हैं जो डीपीएसपी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो बहुत बड़ा एक ब्लेंडर खड़ा कर देगा स्टेट के अंदर। तो ये पॉइंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज, इफ इट इंडेंजर्स द पोजिशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ऑब्वियस बात है, हमें पता है जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं या जो जितने भी कोर्ट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर उसके ऊपर अगर आंच आएगी तो ऑब्वियस बात है गवर्नर बीच में बोल देगा नहीं रुको जरा, इसलिए। एंड द लास्ट वन इज, इफ इट इज डीलिंग विद कंपल्सरी एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A। हाँ, अगर मान लेते स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल निकाल देती है कि हमें लोगों की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी कंपलसरी,
तो उस टाइम पे गवर्नर रोक लगा देगा उस चीज को देखने के लिए कि वो सही में वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। तो चारों ऑप्शन या कौन से ऑप्शन में करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर? दैट इज ऑप्शन ए। तो 1 2 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following are the features of 74th Amendment Act on Municipality? Reservation of seats for SC/STs in proportion of their population in municipal area, mandatory periodic election after every 5 years, the procedure of maintenance of accounts and audit would be decided by the state governor, constitution of Nagar Panchayat for smaller urban area, and one third of the seats shall be reserved for women, excluding the number of seats reserved for SC and ST women. अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट करने वाली हैं। मतलब मैं आपको करेक्ट आंसर तो फट से बता सकता हूँ, बट मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। आपको पता होगा ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। 73rd जो था वो था मेरा पंचायत के लिए था, एंड जो मेरा 74 था वो आया था म्यूनिसिपालिटी के लिए। पंचायत के लिए इसलिए आया था क्योंकि हमें रूरल डेवलपमेंट करना था, एंड म्यूनिसिपालिटी वाला किस लिए आया था? जो हमारा अर्बन एरिया उसके डेवलपमेंट के लिए आया था। अब इसके अंदर ना कुछ कंडीशंस आई थी, उसके कुछ फीचर्स थे। तो हम लोग यहाँ पर पंचायत वाले के नहीं फीचर डिस्कस करेंगे, हम सीधा म्यूनिसिपालिटी वाले के करते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर कहीं भी रिजर्व कोई इलेक्शन होने की बात होती है तो वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम आता है, और वहां पर जो रिजर्वेशन सिस्टम आता है दैट इज फॉर SC/ST एंड वुमेन्स के लिए आता है। तो यहाँ पहला पॉइंट मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज मैंडेटरी पीरियोडिक इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years। तो ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते ही हैं। ठीक है, तो वह पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट है, तो मतलब यहाँ देखते हैं कहाँ पर दूसरा और पहला नहीं आ रहा है। तो एक तो ऑप्शन सी में यहाँ पर मुझे पहला दूसरा कहीं नहीं दिख रहा है, एंड यहाँ पर ए वाले में मुझे फर्स्ट नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन मेरे हट जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ वाला। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो फोर्थ की तरफ जब हम चलेंगे तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया। इसने क्या किया, जो छोटे अर्बन एरिया होंगे ना उनके लिए नगर पंचायत लगाएंगे। पर आपको पता है नगर पंचायत कहाँ पर रहती है? वो वहां रहती है ट्रांजिशनल एरियाज में, जो अभी गांव थे और वो अभी थोड़ा रूरल थे और अब अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो नगर पंचायत जो होते हैं मेरे वो होते हैं ट्रांजिशनल एरिया में। स्मॉलर अर्बन एरियाज में होती है मेरी म्यूनिसिपल काउंसिल्स, एंड लार्जर अर्बन एरियाज में मेरे होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो ऑप्शन फोर्थ हमारे यहाँ क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन फोर गलत हो जाता है तो यहाँ मैं बी को भी हटा दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। तो लास्ट में बचता है क्या मेरे पास? ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मुझे ना 3 पढ़ने की जरूरत पड़ी, ना मुझे यहाँ 5 पढ़ने की जरूरत पड़ी। अगर 5 को पढ़ते तो हमें समझ में आ जाता, तो भी हम ऑप्शन एक्सक्लूड कर सकते थे, दैट इज one third of the seats shall be reserved for women, excluding the number of seats reserved for SC and ST women। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, रिजर्वेशन एक साथ रहता है, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को अलग देंगे एंड SC/ST वुमेन को अलग देंगे। तो यहाँ ये जो एक्सक्लूडिंग वर्ड का यूज किया है ना, दैट इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट वर्ड। इसके कारण ये ऑप्शन भी हट जाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन म्युनिसिपल एरिया एंड मैंडेटरी इलेक्शन फॉर 5 years। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा उसको देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट, द प्रेसिडेंट कैन assume to himself all the functions of state government including the high court, declare that the powers of state legislature shall be exercisable under the authority of governor, assume to himself all the functions of the state government except the high court, and declare that the power of state legislature shall be exercisable under the authority of parliament। Of the above, the correct statements are 2 3 1 2 3 4 and 1 4। अब यहाँ पर जो बात हो रही है हमारी हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में आता है। अब हम यहाँ एलिमिनेट करने का तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो एज्यूम हिमसेल्फ ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है ना तो प्रेसिडेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की पावर आती है। पर हमें पता है हाई कोर्ट क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहले ही हट जाता है। इट डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। हमेशा याद रखना जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा ना
गवर्नर खाली बताता है कि हाँ सर यहाँ पर जरूरत है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद गवर्नर का कोई काम नहीं है वहां पर। जो काम करेगा अब प्रेसिडेंट और मेरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट द हाई कोर्ट। ऑब्वियस बात है, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट जो हमने अभी ऊपर ही देखा कि हमारा इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंड जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है या तो प्रेसिडेंट देखेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं या पार्लियामेंट कह सकते हैं, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 भी गलत हो गया, हमारा 2 गलत हो गया एंड डी भी गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 3 एंड 4। आई होप आपको समझ में आएगा प्रेसिडेंट रूल के बारे में कुछ। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स। हम सबका एक ही मोटो है हमारी टीम का, दैट इज लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक एजुकेशन फ्री फॉर ऑल। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड टू एवरीवन।